हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 फिजिक्स का, जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। बहुत इजी चैप्टर है, टोटल थ्योरी पर बेस्ड है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। और ये इस चैप्टर को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये चैप्टर मुझे यूँ समझ में आ गया। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ना बिना देर किए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो अब ये बात आप अपनी क्लास 6 से जानते हैं कि साइंस के 3 मेन पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको इनके बारे में पता है। अब जो आपको क्लास 11th में जानना है वो ये है कि साइंस जो है वो आपका साइंटिया, जो कि एक लैटिन वर्ड है, इससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में टू नो, मतलब जानना। और फिजिक्स जो है आपका वो एक ग्रीक वर्ड फिजीज, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये फिजीज एक जो ग्रीक वर्ड है इससे ओरिजिनेट हुआ है। और इसका जो ये फिजिक्स वर्ड है इसका इंग्लिश में मतलब होता है नेचर या नेचुरल फिनोमिनाज। अब कुछ पॉइंट्स जान लीजिए आप। जैसे फिजिक्स जो है वो आपके फिज़िकल वर्ल्ड का एक्सप्लेन करती है, ठीक है, मतलब भौतिक जगत के बारे में हमें कौन बताता है, फिजिक्स। यहाँ तक कि फिजिक्स को हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान ही कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स आर डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंजेबल, मतलब चेंज होता रहते हैं। अच्छा, एक बात आप खुद समझते हैं कि जैसे कोई साइंटिस्ट है तो उसने कोई लॉ दिया या कोई बताया कुछ, ठीक है, तो क्या वो फिक्स हो जाता है कि हाँ अब यही है, कंफर्म यही रहेगा, आगे से 50 साल बाद भी यही रहेगा, 100 साल भी बाद भी यही रहेगा? कोई गारंटी नहीं ले सकता, है ना, कोई गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है कि अब पहले हमें एटम के बारे में नहीं पता था, बाद में हमें एटम के बारे में पता चला। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, ये फिजिक्स का एग्जांपल नहीं है, अभी मुझे केमिस्ट्री का एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, तो उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या लिखा था कि एटम्स आर नॉट सब डिवाइडेड। लेकिन बाद में डिस्कवरीज हुई और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो उनकी वो जो उन्होंने बात कही थी वो गलत हो गई, है ना। तो गलत हो गई तो चेंज हो गया, उनके वो गलत हो गया तो उसको चेंज किया गया, क्या कि हाँ डिवाइड होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। एक केमिस्ट्री का एग्जांपल था, लेकिन इससे आप समझ गए होंगे, है ना, कि कोई भी लॉ, कोई भी प्रिंसिपल, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, डायनेमिक होता है, मतलब चेंज हो सकता है। कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ यही रहेगा आज से, चाहे 1000 साल बाद पूछना, चाहे 2000 साल बाद, चेंज हो सकता है। अब ये भी नहीं कह सकते कि चेंज ही हो जाएगा, लेकिन चेंज हो सकता है, डायनेमिक। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एक चीज़ कही जाती है कि फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन। और क्वीन के बिना किंग रूखा रूखा रहता है। इसके बाद एनसीईआरटी हमसे कहता है थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स या क्वेस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। ये एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है जिसे हर साइंटिस्ट ने, हर फिजिसिस्ट ने अपने दिमाग में रखा। अब ये यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है बहुत, ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स को, फिनोमिनास को एक बेसिक लॉ से समझाना, उसे ही यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन की डिफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिनास बाय फ्यू और सम बेसिक लॉज। मतलब ये वो अटेम्प्ट है जिसके द्वारा हम, ठीक है, या जो फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बहुत सारे फिनोमिनास को कुछ या एक लॉ से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि वो बहुत सारे फिनोमिनास को, बहुत सारी चीज़ों को कुछ या एक लॉ से समझा दें। यही है यूनिफिकेशन, यूनिफाई करना, लॉस को यूनिफाई करना, यही है यूनिफिकेशन। बहुत ढेर सारी चीज़ों को कुछ या एक लॉ से समझाना। अच्छा, इसको और समझने के लिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एप्पल का नीचे गिरना, ठीक है, मून का पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करना, पेंडुलम का स्विंग करना, अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, ये सब
कई सारे फिनोमिनास थे और इनको एक लॉ से समझाया गया और वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद लेंस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कोलिनिटी, कर्चॉफ सेकंड लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड एक्सेट्रा। सर के ऊपर से गया होगा क्योंकि ये अभी आपको समझना भी नहीं है, तो बस इतना समझ लीजिए कि ये इतनी सारी चीज़ें थी, इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझाया गया। ठीक है, और आपने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, ये भी नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस ने पूरी एक किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, पूरी यूनिफिकेशन पर बेस्ड। ठीक है, इसके बाद मैक्सवेल की सबसे गजब काम इन्होंने किया। मैक्सवेल ने की 4 इक्वेशन ने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिर्फ मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस ने समझा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। और इसके बाद रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म, ठीक है, रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कोई क्वेश्चन हो, तो उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ करके उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट करके फिर उसको सॉल्व करना रिडक्शनिज्म होता है। एक साथ आप किसी पे ज़्यादा बर्डन डाल दोगे वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा दोगे तो वो कर लेगा। रिडक्शनिज्म यही है, सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोई, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ कर सॉल्व करिए, आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा और आप उसको डेप्थ में समझा सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एक गोली निकली, ठीक है, गोली निकली और वो एक मेटल सीट को पार करते हुए पानी में क्रॉस करते हुए इसके बाद वो एक ग्लास से टकराई, तो ये बताइए कि उसने ग्लास पर कितना अपना मोमेंटम एक्सर्ट किया। है ना कठिन सवाल? तो इसको हम कुछ पार्ट्स में तोड़ देंगे, कई पार्ट्स में इसको तोड़ देंगे कि जब गोली निकली तब कितना था, इसके बाद जब वो इससे मेटल सीट से टकराई तब उसमें कितना मोमेंटम हुआ, कितनी वेलोसिटी हुई, कितना एक्सेलरेशन, कितना फोर्स, ऐसे कई उसको पार्ट्स में हम लोग पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो रिडक्शनिज्म यही है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको कुछ छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना, उसको कई छोटे पार्ट्स में तोड़ करके फिर सॉल्व करना ही रिडक्शनिज्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब औकात क्या है फिजिक्स की, हिंदी में इसका यही मतलब निकलता है। ठीक है, तो फिजिक्स का स्कोप मतलब ये है कि पूरा सिलेबस बताना चाहती है एनसीईआरटी हमसे कि फिजिक्स में पूरा क्या सिलेबस है। और आपको एक बात बता दें कि आपको पूरा सिलेबस 11th-12th में पढ़ा दिया जाता है फिजिक्स का, डरे घबराइए नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ाया जाता है, मतलब आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाता है फिजिक्स का, लेकिन ऊपर ऊपर। श्रीलंका और इधर साइड का अपना यही पैटर्न है सिलेबस का कि पूरी चीज़ ये लोग पढ़ा देते हैं लेकिन ऊपर ऊपर। ठीक है, तो पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स में 2 चीज़ें आप जान लीजिए, एक तो माइक्रोस्कोपिक और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटी लेवल, ठीक है, जो हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो होता है माइक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक जो हम लोग अपनी आँखों से साक्षात देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, जो हमें अपनी आँखों से दिखे, वो होता है मैक्रोस्कोपिक। तो इसी बेसिस पर हमारी फिजिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स और है दूसरी क्वांटम फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो किससे डील करती है? मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास से डील करती है क्लासिकल फिजिक्स, और ये ओल्ड फिजिक्स भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में ज़्यादातर आपको जो लॉज दिखेंगे वो पहले के टाइम के होंगे। ठीक है, कि चांद की पोजीशन क्या है, यहाँ से कितनी दूरी है, गाड़ी की स्पीड, न्यूटन्स के लॉज, ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। अब इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो देख लीजिए। मैकेनिक्स,
ठीक है। मैकेनिक्स में हम लोग मोशन, मशीन, फ्लूइड, साउंड, ग्रेविटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा हम लोग ये सब पढ़ते हैं। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एक्सेट्रा ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग चार्ज, मैग्नेट, चार्ज फील्ड, AC एंड DC ये सब पढ़ेंगे एक्सेट्रा। फिर ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, मिरर्स, लेंस, आई, ह्यूमन आई एक्सेट्रा ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हैं जो हमें पढ़ना है। और इसमें मैकेनिक्स और जो थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें क्लास 11th में पढ़ना है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स ये हमारे क्लास 12th में है। और इसमें भी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में मैकेनिक्स 90% हमारा क्लास 11th में है, और 10% है सिर्फ क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स। मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्लास 11th में मेन आपको मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है। तो ये थी आपकी क्लासिकल फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आजकल की डिस्कवरीज हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से डील करती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिनोमिना समझाती हैं। ठीक है। जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये मेन हमारी क्लास 12th में है ये वाली फिजिक्स। तो ये थी हमारा फिजिक्स का स्कोप, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। और इसी से लगा हुआ ये टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में एक्साइटमेंट हमें कैसे आती है? देखो, कुछ पॉइंट्स हैं कि फिजिक्स में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ लॉज हमें बहुत सारे फिनोमिनास को समझाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, इससे हमें एक्साइटमेंट आती है। ये यूनिफिकेशन पर बेस्ड पॉइंट है। इसके बाद अगला है इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट। ठीक है। हमें कई नई एक्सपेरिमेंट्स की इमेजिनेशन मिलती है। फिर थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन टू मेक यूज़फुल डिवाइसेस। फिजिक्स से लॉस, उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारी मशीन्स बनाई गई हैं। ठीक है। तो फिजिक्स हमें इसमें भी यूज़फुल करती है, हेल्प करती है। इसके बाद फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेबल है। हम उसे हर समय अपने आसपास देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स से हम कुछ फ्यूचर इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इन सब कारणों से हमें फिजिक्स में एक्साइटमेंट आती है। इसके बाद अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का रिलेशन। देखो, सोसाइटी की ग्रोथ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर होती है। जैसे एक टाइम हमें लगा जो हमारे पास स्टीम इंजन थे इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी। किसके लिए? सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो मतलब हमें टेक्नोलॉजी में एक नीड है, और जब भी हमें टेक्नोलॉजी में नीड होती है तो एक नई फिजिक्स की ब्रांच का जन्म होता है। ठीक है। और तब नई एक फिजिक्स की ब्रांच बनी और वो थी थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने हीट इंजन पढ़ा और उसके बाद फिर हमने उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया। कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बर्थ के लिए फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है। ये जैसे एग्जांपल देखिए, जिस टाइम हमने सेमीकंडक्टर की स्टडी स्टार्ट की उस टाइम सिलिकॉन चिप्स बना। ठीक है। सिलिकॉन चिप्स डेवलप हुई और इसके बाद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया और नई टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल, LED एक्सेट्रा। इसी तरह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ा और फिर उससे कम्युनिकेशन सिस्टम बना जिससे हम बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक से दूसरा पैदा होता है, दूसरे से पहला, लेकिन दोनों का काम है सोसाइटी को डेवलप करना, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए दोनों काम करते हैं। बाद लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब हम फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स भी कह सकते हैं।
अब आप जान चुके हैं कि नेचर मतलब फिजिक्स ही होता है। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर 4 फोर्स हैं, और आपकी जितनी भी फोर्सेस इसके अलावा आएंगी वो सब इन्हीं में से किसी से आई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, ये आप अपनी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन, और ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका इजी एग्जाम्पल देखें तो ऊपर से नीचे सेब जो चीज़ें गिरती हैं, सेब गिरता है, बॉल ऊपर फेंको तो नीचे गिरती है, ये सब इसमें क्या कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये है इजी वाला एग्जाम्पल। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज बहुत लॉन्ग रेंज होती है इसकी, इन्फिनाइट मतलब अनंत। और ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 3-4 पॉइंट्स, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही आपका इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशन आपका वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, सबसे वीक फोर्स है ये, चौथे नंबर पे आता है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और उन चारों में ये सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट। और इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इसको वर्क करने के लिए। और ये जो लेट 10-13 टाइम्स देन SNF लिखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग जान तो लें SNF क्या है। इसके बाद दूसरा जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, पॉजिटिव ये चार्जेस के बीच में, ठीक है, ये चार्जेस के बीच में वर्क करता है। 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, लाइक चार्जेस मतलब हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब जब लाइक चार्जेस मतलब सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस होते हैं मतलब अलग अलग चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यही जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। और इसकी रेंज लॉन्ग रेंज होती है, इसकी भी रेंज इन्फिनाइट है, अनंत। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है चारों में, सेकंड नंबर पे इसका आगे मैंने नंबर लिखा है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। और इसको भी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है अपना काम करने के लिए, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कहाँ काम करता है, तो देखिए आपका जो न्यूक्लियस होता है, आपने क्लास 10th में एटम पढ़ा है। एटम क्या होता है, एटम का डायग्राम जब आप बनाते हैं तो बीच में आप एक न्यूक्लियस बनाते हैं जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और बीच में आप न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो वही न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनको ये फोर्स बांधता है, आपस में अट्रैक्ट करे है, आपस में इनको बांधे। मतलब ये आपका फोर्स कहाँ लगता है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। और इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। अब आपका एटम इतना छोटा होता है तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, और आपका ये फोर्स सिर्फ उस न्यूक्लियस के अंदर ही वर्क करता है। जो आपका एटम स्ट्रक्चर में जब आप बनाते हैं बीच में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस आपका कितना छोटा होता होगा, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ उसी के अंदर काम करता है। इसीलिए देखिए मैंने साइड में इलेक्ट्रॉन लिख के कट का साइन बनाया है कि ये इलेक्ट्रॉन में ये फोर्स वर्क नहीं करता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना, ये तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स है, जो प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे हुए, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांधे, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांधे, तभी आपका न्यूक्लियस, है ना, स्थिर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना।
ये आपके नेचर का सबसे नेचर या फिजिक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इन नेचर में फर्स्ट नंबर पे आपका यही है। इसके बाद फोर्थ है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब इसके नीचे है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कहाँ होता है? देखिए ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, ये खाली रेडियो एक्टिव एमिशंस में ये फोर्स होता है, मतलब अल्फ़ा बीटा डीके जब होता है। नहीं समझ में आएगा ना, अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है। तो ये इसकी रेंज 10⁻16 मीटर होती है और ये वीक फोर्स है नेचर में थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ था मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। और ये जो आपका लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका स्ट्रेंथ कंपैरिजन है, ठीक है। मतलब हमने एक पैरामीटर सेट कर लिया ताकि हम इनकी आपस में स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकें। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो हमने इसको फर्स्ट लेट 1 मान लिया, एक मान लिया, इसको पूरा पूरा एक मान लिया। तो आपका ये फिर इसके बाद ये है आपका 10⁻13 टाइम्स SNF। तो ये और ये है आपका 10⁻39 टाइम्स देन SNF, और ये है 10⁻2 टाइम्स देन SNF। तो दूसरे नंबर पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो देखिए ये 10⁻2 है, इसके बाद ये 10⁻39 है, और ये है आपका 10⁻13। तो अब इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जिसमें माइनस के इसमें माइनस लगा है ना, और ये 13 है, नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, तो 1 के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? 39 -39 पहुंचेगा कि -13? -13। देखिए ये बेसिक्स की बात है, ये आपको आना चाहिए। तो 10⁻13 है, तो ये 1 के ज़्यादा पास है, मतलब ये इस वाले से ज़्यादा स्ट्रांग है, 10⁻39 से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये हो गया तीसरे नंबर पे। और ये ग्रेविटेशन ये सबसे वीक है, 10⁻39 टाइम्स देन SNF है ना। मतलब ये 10⁻39 टाइम्स SNF से वीक है, -39 है ना, 10⁻39 टाइम्स है SNF के, मतलब ये 10⁻39 टाइम्स SNF के वीक है। ये है बस इसकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ये जो लिखा हुआ ये 1 हो गया, तो ये 10⁻13 टाइम्स SNF से कमज़ोर है, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? 10⁻13 टाइम्स देन SNF। अब ये क्या है? ये है 10⁻2 टाइम्स देन SNF, मतलब ये 10⁻2 टाइम्स SNF से कमज़ोर है। और ये आपका 10⁻39 टाइम्स SNF, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमज़ोर है, मतलब ये 10⁻39 टाइम्स है SNF के। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।